तो नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी का स्टेट सर्विस का मेंस एग्जामिनेशन चल रहा है। 2024 का मेंस था ये। तो हम इस पेपर का एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। जो एक सीरियस एस्पिरेंट है जिसने सही में पढ़ाई करी है तो उसके लिए ये लेवल कैसा था, उसने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन बने हैं या कुछ अलग से आए हैं। तो देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इतिहास है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जियोग्राफी का। तो इतिहास का देखते हैं हम। पहला प्रश्न आपका है आपका गोपन जनसी। तो ये प्रश्न कुछ आपको अजीब सा देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो जिसने अच्छा ही पढ़ा होगा उसको वो जाकर उसको बना पाएगा। एक सिंह विष्णु था, ये प्रश्न भी आपका कुछ अजीब सा आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आप जो सीरियस स्टूडेंट था ज़्यादा इसमें नहीं देख पा रहा होगा। तीसरा है अलम ए साले। तो ये भी आपका मिडाइवल हिस्ट्री में से, इसको भी आप शायद ही बना पाए होंगे। लेकिन 1.4 जो क्वेश्चन है अवंती जनपद, इसको आराम से आप लिख कर आ सकते हैं। उच्च कल्प जो आपका राजवंश था उसको भी आप देख कर आ सकते हो, ठीक है। उच्च कल्प जो आपको देखने को मिलेगा इसको भी आप आराम से बनाकर आ सकते थे। उच्च कल्प वाले को जो आपके, ठीक है, बघेलखंड सतना वाले क्षेत्र में था। उसके अलावा नेक्स्ट राजा यशोवर्मन के बारे में भी आप लिख कर आ सकते थे, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। उसके अलावा धन का निष्कासन, ये भी आराम से आप करके आ सकते थे। धन का निष्कासन 2 नंबर में, इसमें लिख सकते थे आप कि ये एक आपका जो था धन का निष्कासन मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित था ये वाला प्रश्न। जैसे मध्य भारत सम्मेलन 1948, ये प्रश्न आपने अच्छे से डीप में पढ़ा होगा, जब जाके इसको आप बना सकते थे। इसके अलावा पंचमढ़ी की कास्ट शिल्प पे आप लिख कर आ सकते थे। परीक्षित देव बुंदेला के बारे में लिख कर आ सकते थे। रघुवीर, एक मिनट, हाँ, फिर है कुंवर रघुनाथ शाह, इसके बारे में आराम से लिख के आ सकते थे। भीमा नायक के बारे में लिख कर आ सकते थे। ग्वालियर की संधि के बारे में लिख कर आ सकते थे। टाटिया भील के बारे में लिख कर आ सकते थे। भोपाल प्रजामंडल के बारे में लिख कर आ सकते थे। तो ये आपके 2 नंबर के 15 क्वेश्चन। तो इसमें से 3 क्वेश्चन को ऐसे थे जिनको हटा दो, तो उसके अलावा आप 15 में से आराम से 12 क्वेश्चन थे जो आप आराम से करके आ सकते थे, ठीक है। 3 क्वेश्चन को छोड़ दे तो 12 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर आपने कहीं ना कहीं पर इनको पढ़ा होगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट थे तो। अब 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो अगर सभी क्वेश्चन आप बना लोगे तो फिर पेपर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इन 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो लेवल मतलब ज़्यादा आपको हार्ड नहीं देखने को मिलेगा, मॉडरेट तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अपन अब देखेंगे कि 7 नंबर का एक प्रश्न इतिहास में कैसा। तो पहला नंदीवर्मन शैली पर टिप्पणी लिखी है। तो नंदीवर्मन शैली पर आप लिख कर आ सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इतिहास में तो। उसके अलावा प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का संक्षिप्त तुलनात्मक परिचय। तो अगर आपने दोनों प्लासी और बक्सर का युद्ध पढ़ा है तो उसका आप तुलनात्मक परिचय या तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते थे। परिवाजक वंश, इसके बारे में आप आराम से लिख कर आ सकते थे, जो पन्ना में था, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये भी आप आराम से करके आ सकते थे। राजा धनदेव का मूल्यांकन भी आप कर सकते थे। फिर व्यापारियों के मध्य वर्ग के उदय को समझाइए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने व्यापारियों का वर्ग, मध्य वर्ग, इसको भी आप आराम से। फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी उत्सव पर टिप्पणी कीजिए। तो आराम से इसको भी करके आ सकते थे। फिर कवि पद्माकर के काव्य साधना पर एक लघु लेख, ये प्रश्न कुछ आपका है कि आप कवि पद्माकर के बारे में पढ़ेंगे लेकिन काव्य साधना के बारे में, तो इस प्रश्न को छोड़ भी दिया जाए। यह आपको इसने पढ़ा नहीं हो आपने कहीं पर, लेकिन फिर भी आप पद्माकर की बात आ रही तो इस पर कुछ ना कुछ तो लिख कर आ सकते थे। लेकिन काव्य साधना पर अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो इसको, जैसे मांडू का असरफी महल के बारे में आराम से संक्षिप्त विवरण दे सकते थे। रानी दुर्गावती का बलिदान पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते थे। भोपाल के 14वीं शताब्दी के इतिहास का संक्षिप्त टिप्पणी आप लिख सकते थे। तो ये प्रश्न देखें अपन 7 नंबर के 10 प्रश्न। तो इसमें से मुझे करीबन 1 से 2 प्रश्न ऐसे लगे हैं जिस पर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आप नहीं भी कर पाओगे, लेकिन सीरियस एस्पिरेंट है तो आप 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आराम से करके आ सकते थे, ठीक है। जो आपने पढ़ा है, आपकी बुक में आपने नोट्स बनाए होंगे तो कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। इसके अलावा अपन चलते हैं अब 10 नंबर का एक क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता की ब्रह्मण्य मूर्तियों एवं पशुओं का आकृति का वर्णन, ठीक है। बाबरनामा के अनुसार समकालीन भारत का इतिहास या वर्णन करें। तो ये बाबरनामा के अनुसार आप कर सकते थे। बाबरनामा आप, और ये भी आप यहाँ पर करके आ सकते थे। तो अथवा वाले प्रश्न दोनों में से एक करना रहते तो आप इन दोनों में से एक ना एक आराम से करके आ सकते थे। फिर कलचुरी वंश का इतिहास आप आराम से बता सकते थे, ठीक है, 10 नंबर में। परमार काल में मध्य प्रदेश में घटित प्रमुख घटना भी आप यहाँ पर बता सकते थे। ये दोनों प्रश्न आप अथवा वाले आराम से करके आ सकते थे। फिर ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये भी आप आराम से करके आ सकते थे। फिर मध्य प्रदेश की जनजातियों के जंगल सत्याग्रह में भूमिका, ये भी आराम से आप बता सकते थे। फिर स्वतंत्रता के पूर्व होलकर रियासत को आप आराम से समझा सकते थे। ओरछा मेले का वर्णन,
तो ओरछा मेले का वर्णन आप शायद 10 नंबर में ना कर पाते, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व होलकर रियासत को समझाइए आराम से करके आ सकते थे। फिर गोंडवाना वंश के इतिहास के बारे में आप आराम से लिख कर आ सकते थे। ख्वाजा नायक और उनके सहयोगी पर एक लेख, तो दोनों क्वेश्चन आप आराम से यहाँ करके आ सकते थे। यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं कर पाते, लेकिन ये सभी क्वेश्चन कर पाते थे। तो इतिहास का भी लेवल देखा जाए तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, पूछने का तो कुछ क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे अलग तरीके से, लेकिन पूछने का तरीका कुछ अलग तरीका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतिहास भी देखा जाए तो ज़्यादा आपको हार्ड नहीं देखने को मिला है, ठीक है। इसमें भी आप आराम से करके आ सकते थे। अब जियोग्राफी के क्वेश्चन कैसे आए, इनका लेवल कैसा आया, तो ये देख लेते हैं। तो ये 2 नंबर में पहला प्रश्न, पुराण काल में वर्णित सप्तद्वीपों के नाम क्या थे। तो आराम से ये करके आ सकते थे। जैसे आप भारत का ही क्या था यहाँ पर आपका सप्तद्वीपों में नाम, ठीक है, पुराण काल में, तो ये आप यहाँ कर आराम से करके आ सकते थे। भारत में काली मिट्टी वाले राज्यों का नाम आप आराम से लिख कर आ सकते थे, लेकिन क्षेत्रफल जो है वर्णन कीजिए, तो ये क्षेत्रफल कुछ ज़्यादा फैक्चुअल था, क्षेत्रफल आप शायद बता पाते। लेकिन ला निनो क्या है ये भी आराम से पूछा जा सकता, लिखा जा सकता था। राज्य अनुसार 2021-22 में मक्का उत्पादन का उल्लेख, ये भी आराम से आप कर सकते थे। फिर वर्ष 2021-22 ये राज्य अनुसार बाजरा उत्पादन, ये भी आराम से कर सकते थे अगर आपने सीरियस स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाई करी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा संचय की विधियाँ आप आराम से बता सकते थे, वर्षा के जल को आप कैसे इकट्ठा या संचय कर सकते हैं। फिर 2021 में भारत में 5 राज्य कौन से हैं जहाँ वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये वन वाले क्षेत्र आप आराम से करके आ सकते थे। फिर बिना रिफाइनरी को आप समझाइए, 2 नंबर में आराम से समझा के आ सकते थे। खाद्य प्रसंस्करण के 2 उदाहरण आराम से आप लिख सकते थे। चक्रवाती तूफान आपके बिपरजॉय के बारे में आराम से वर्णन कर सकते थे 2 नंबर में। 2001 से 11 के बीच सबसे कम एवं अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिलों के 3 राज्यों के नाम आराम से बता सकते थे। भौगोलिक सूचना जीप के बारे में आप जो सूचना प्रणाली को परिभाषित 2 नंबर में कर सकते थे, GIS, ठीक है। उसके अलावा चंबल नदी के बारे में 2 नंबर में आप लिख कर आ सकते थे। उद्गम लिख देते, कहाँ पर मिलती है ये लिख देते, और इसकी लंबाई लिख देते, आराम से लिख कर आ सकते थे। मध्य प्रदेश में लो अयस्क के निक्षेप के क्षेत्र कौन से, आराम से मैप बनाकर आप कर सकते थे, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग आराम से आप 2 नंबर में यहाँ बता सकते थे। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा ज़्यादा मुझे हार्ड नहीं लगा जियोग्राफी में जो आपने नहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। 7 नंबर की बात करें, मालवा के पठार का संक्षिप्त विवरण आराम से लिख सकते थे। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है, आराम से लिख सकते थे। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है, ये भी आप आराम से बता सकते थे। द्वितीय हरित क्रांति की रणनीतियाँ क्या थी, ये भी बता सकते थे। भारत में बक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र भी आप वर्णन कर सकते, क्या बता सकते थे। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन है, उसमें जनित उद्योग को भी आप समझा सकते थे। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या है, ये भी बता सकते थे। आपके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के बारे में भी आप आराम से लिख सकते थे। मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोज क्या है, ये भी लिख सकते थे। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र के बारे में भी उल्लेख आप यहाँ पर आराम से कर सकते थे। इसमें भी देखा जाए तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपने सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है, आराम से इसको करके आ सकते थे। फिर मैं भले यहाँ पर बोल रहा हूँ आराम से करके आ सकते थे, लेकिन आप वहाँ एग्जाम देते हो वहाँ हाल पर क्या बीतती वो बात मैं भी आप लोगों की समझ पा रहा हूँ। लेकिन सीरियस एस्पिरेंट है तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, या आपने ऊपर से पढ़े होंगे, या डिप में पढ़े होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में अपने नोट्स में जरूर पढ़े होंगे। मैं वैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो ना बोला जाए, लेकिन आउट ऑफ ही वो जो समझ में नहीं आ रहा। जैसे इतिहास के 3 आगे वाले प्रश्न थे, हमेशा से इतिहास में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा शुरू में पूछता ही है, वो तो है ही। अगर आपका 100 में से 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन ही सही बन जाएंगे तो फिर क्या मतलब। वो अपन को ज़्यादा ध्यान देना है अपने 80% वाले क्वेश्चन पे। 5-6 क्वेश्चन ना भी बने तो चल जाते, या याद ना हो तो भी चल जाते। अब 10 नंबर में भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक विवरण आराम से आप लिख सकते थे। अथवा में भारतीय मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या आप आराम से समझा सकते थे। भारत में चावल उत्पादन तथा प्रमुख क्षेत्रों का विवरण आराम से दे सकते थे। और भारत में बढ़ती आवश्यकताओं के संदर्भ में जल संचय, संरक्षण और संवर्धन की पर आप चर्चा आराम से कर सकते थे। इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का वितरण भी आप और विवरण भी आराम से समझा सकते थे। और भारत में सूती वस्त्र उद्योग पर संक्षिप्त विवरण भी आप लिख सकते थे। भारत में भूकंप क्षेत्र जो है उनका विवरण भी आराम से दे सकते थे। और भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव की व्याख्या कीजिए। चलो ये क्वेश्चन को अपन छोड़ भी दे तो ये क्वेश्चन आप अथवा वाला आराम से इसको बना सकते थे। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन तथा प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन दीजिए। तो ये भी आप आराम से मध्य प्रदेश में कर सकते थे। तो मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के विवरण भी आप प्रस्तुत कर सकते थे। तो देखा जाए तो पहला पेपर तो आपका मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा हार्ड था। हाँ, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा तो रहता है, थोड़ा सा नहीं रहेगा तो फिर आप पूरा ऐसा कैसा क्वेश्चन करके नहीं आ जाओगे। इसलिए क्या है कि मान सकते हैं कि 5 से 8 क्वेश्चन
आपसे ना बने हो, ठीक है, मतलब आपने ना लिख के तो आए होंगे लेकिन ना याद हो, लेकिन उसमें आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, अगर वो लिख के आए होंगे तो ये आपका काम अच्छे से हो सकता है, ठीक है। ये पेपर तो अच्छा आपका गया होगा। नेक्स्ट पेपर है तो उसका भी हम विश्लेषण लेके आएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए, जो आपके सीरियस स्टूडेंट थे उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो आपके क्वेश्चन बुक या किसी बुक या नोट्स में से आए हैं या नहीं आए। तो मान के चलो कि 80% तो आपके किसी ना किसी बुक या नोट्स में से आपको देखने को मिल जाएगा ये पेपर आपका। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पेपर आपका ज़्यादा हार्ड था या आपका इजी था, बीच के लेवल का अपन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो अब नेक्स्ट पेपर कल है तो उसको देखते हैं। तो कल अपन एनालिस करेंगे कल का पेपर कैसा आपको देखने को मिलता है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए जितने भी मेंस अभ्यर्थी है। मिलते हैं आपको कल वाले में।